हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जल्दी से आ जाएंगे भाई सभी बच्चे। सभी के लिए गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ओम यादव, राधे राधे। मोहित कुमार, गुड इवनिंग मोहित। जल्दी आ जाइए भाई सभी बच्चे। प्रीति गुड इवनिंग, सोनू गुड इवनिंग, दीपक गुड इवनिंग। नाम जान के क्या करोगे लाडले? चलिए भाई आपके लिए भी गुड इवनिंग। मोहित कुमार सर, एक सवाल। क्या एक सवाल बेटा, पूछिए। चलिए, यश प्रजापति गुड इवनिंग। अंशु, राज यादव। चलिए, जो बच्चे व्हाट्सएप पे फालतू मैसेज करते हैं उनको हटा दिया जाएगा। आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है? चलिए। कोई बात नहीं मोहित जी, क्लास के बाद आपका जो भी एप्लीकेशन को लेकर प्रॉब्लम हो रही है या किसी और बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, आप कॉल कर लेना 10 बजे, ठीक है? मैं एक बार चेक करवा दूंगा टीम से, फिर कल से दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए, मैं क्लास को स्टार्ट करूं। तो आप सभी को पता है भाई, सिविल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर का बिल्कुल नया सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, 5वें सेमेस्टर का। इसमें सब्जेक्ट के नाम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था। सुबह हमने एक लेक्चर किया था अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का, उसी में मैंने आप सभी को इसके सब्जेक्ट के नाम बता दिए थे, ठीक है? हम यहाँ पर एक साथ भाई, सुबह हमने जो लेक्चर किया था वो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का किया था। अभी जो हम लेक्चर करने जा रहे हैं ये सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का करेंगे। और सर्वे सेकंड आपका मंडे से लेकर के, मतलब जो आपका अर्थक्वेक और सर्वे सेकंड है, इनका शेड्यूल साथ में रखा गया है, सुबह को 9 बजे से और 10 बजे या पौने 10 तक समथिंग, ठीक है? तो 3 दिन हम सर्वे सेकंड पढ़ेंगे, मंडे से लेकर वेडनेसडे तक, और लास्ट के 3 दिन थर्सडे से सैटरडे तक अर्थक्वेक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। यानी सोमवार से बुधवार तक आपका सर्वे सेकंड और बृहस्पतिवार से शनिवार तक आपका अर्थक्वेक इंजीनियरिंग चलेगा। और सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग ये डेली बेस पे चलेगा, सिर्फ संडे को लीव रहेगी इसमें ना। मंडे टू सैटरडे लगातार चलेगा, या शाम को 9 बजे। क्लियर है सभी को? ये 3 सब्जेक्ट हमारे पैरेलल वे में चल रहे हैं। इन 3 सब्जेक्ट में से जो भी सब्जेक्ट पहले फिनिश होगा उसकी जगह बाकी 3 में से एक आ जाएगा। हालांकि ड्राइंग आपका बीच में शुरू हो जाएगा, ड्राइंग आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा ना, इसलिए ये बीच में से आपको एक दो लेक्चर मिलते रहेंगे इसके रिकॉर्डेड फॉर्म में ड्राइंग के, क्योंकि ड्राइंग सीट पे बना के दिखानी होती है। बाकी 2 ही सब्जेक्ट फिर आपके बचते हैं, वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग और एक आपका आरबीटी। इन दोनों सब्जेक्ट में से मुझे लगता है सबसे पहले आपका अर्थक्वेक खत्म होगा तो इसकी जगह एक सब्जेक्ट उठ के आ जाएगा। दूसरे नंबर पर फिर सर्वे सेकंड खत्म होगा, उसकी जगह दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा। सॉइल थोड़ा सा बड़ा है तो ये थोड़ा ज्यादा दिन चल सकता है, ठीक है? बाकी ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगा। सभी को समझ आ गया ना? ये 4 सब्जेक्ट हमें सिर्फ पढ़ने होंगे इसमें। क्लियर भैया? तो अभी इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त? इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं भाई, वो पढ़ने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो सबसे पहला लेक्चर है ये सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का, ठीक है? तो सबसे पहला लेक्चर है, तो पहले हम इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं। सबसे बड़ा सब्जेक्ट है बच्चों ये, और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि जेई में आजकल इसका वेटेज बहुत बढ़ गया है। चाहे एसएससी जेई हो या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, मतलब जेई का कोई भी स्टेट जेई का कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट ये। बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है? तो इसमें चैप्टर्स की बात करें बच्चों, कौन कौन से चैप्टर हैं? इसमें टोटल 12 चैप्टर हैं। कितने? टोटल 12 चैप्टर हैं इसमें, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, है ना? इंट्रोडक्शन है पहला। दूसरा चैप्टर इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे यहाँ पर। सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं इसमें, है ना? फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएंगे? फॉर्मूले पर आधारित थ्योरी आएगी, जैसे वॉइड रेशियो, पोरोसिटी। वॉइड रेशियो मतलब रिक्तता अनुपात, है ना? पोरोसिटी सारंद्रता जिसे कहते हैं, ठीक है? इसमें आपका एक आएगा वो पोरोसिटी हो गया, वॉइड रेशियो हो गया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन आएगा इसमें, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इसी में पढ़ने को मिलेगा। एयर कंटेंट, एयर वॉइड्स सब इसमें, वाटर कंटेंट इसमें पढ़ेंगे आप, है ना? स्पेसिफिक ग्रेविटी इसी में पढ़ेंगे आप, है ना? इसमें आप जो गामा पढ़ेंगे, गामा के बारे में, यूनिट वेट जिसे कहते हैं, या वेट डेंसिटी, वो भी इसी में पढ़ेंगे। बल्क यूनिट वेट इसमें पढ़ेंगे, कुछ रिलेशंस होंगे प्रॉपर्टीज में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर ये। इसमें न्यूमेरिकल है बच्चों, सेकंड चैप्टर। फर्स्ट में कोई न्यूमेरिकल नहीं, केवल थ्योरी है। सेकंड में थ्योरी विद न्यूमेरिकल है। थ्योरी छोटे छोटे फॉर्मूले बेस्ड थ्योरी है, मतलब फॉर्मूले वाली थ्योरी आएगी इसमें, और उन्हीं फॉर्मूले पर आधारित छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे। साथ में तीसरा चैप्टर आपका भाई यहाँ पर क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो यहाँ पर सॉइल का क्लासिफिकेशन देखेंगे और सॉइल की पहचान देखेंगे, ठीक है? सॉइल की पहचान करना देखेंगे। चौथा जो चैप्टर है इसमें पढ़ेंगे फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल, मतलब मिट्टी के थ्रू पानी जो फ्लो करेगा ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब मिट्टी के थ्रू पानी के फ्लो करने का क्या मतलब है बच्चों? जैसे मान लो ये सॉइल है, ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ये वाले जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब इन सॉइल के पार्टिकल्स हैं भाई, इनके थ्रू पानी फ्लो कर रहा है। पानी कैसे फ्लो करेगा? जैसे कि मान लो ये आपका पानी है, मैं फिलहाल के लिए मान लो हरा है पानी अपना, ये ग्रीन पानी है, ये वाला नहीं दिख रहा होगा, किस कलर का लूं मैं? ब्लैक ले रहा हूँ, ठीक है? ब्लैक दिख जाएगा शायद, ब्लैक ले लिया मान लीजिए। ये आपका पानी था, यहाँ पर ये इधर से ऊपर से पानी आ रहा है, मान लो ये वाला, ये सॉइल के पार्टिकल से पानी ऐसे करके रन कर रहा है। तो जो पार्टिकल्स के बीच में वॉइड्स है ना, इनमें से पानी फ्लो कर रहा है, रंध्रों में से पानी आर पार निकल रहा है सॉइल पार्टिकल के बीच से। तो हम कह देंगे जो पानी का फ्लो हो रहा है वो सॉइल के थ्रू हो रहा है। वास्तव में इसको हम परमेबिलिटी शब्द बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? इसको कहते हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी, एबिलिटी, परमिएबिलिटी, जिसको हिंदी भाषा में हम कहते हैं पारगम्यता। क्या कहते हैं बच्चों? पारगम्यता। पारगम्यता, पारगम्यता का सीधा मतलब होता है कि सॉइल के वॉइड्स में से पानी का आर पार निकल जाना। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे चौथे चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से। बिल्कुल, अभी तो बेटा सिलेबस था ना ओम यादव, अभी तो सिलेबस था, इसलिए पीडीएफ आपका थोड़ा लेट अपलोड हो पाया था। सिलेबस था जस्ट, जब आगे हम चैप्टर्स को पढ़ते चलेंगे ना तो टाइम टू टाइम पीडीएफ तुरंत के तुरंत अपलोड हो जाया करेंगे। सिलेबस थोड़ी आपको नोट्स में लिखना है, ठीक है? क्लियर? स्किप एंड पॉज का ऑप्शन बेटा मैं इसलिए तो बता रहा था आपको कि यहाँ पर जो है, जैसे आप ऑफलाइन पढ़ते हैं ना, बिल्कुल, अगर टीचर पढ़ा के आगे बढ़ गए तो फिर वो आगे चला गया चीजें, फिर दोबारा पीछे नहीं लौटना रहता है।
मतलब ऐसे ही सिर्फ यहाँ पर लाइव क्लास में चलेगा आपका, इसमें पीछे करने का ऑप्शन नहीं होगा लाइव में, इसलिए आपको टाइम से साथ में क्लास को ज्वाइन करना होगा, ठीक है। तो इसलिए साथ साथ आप चलते चलें, तो इसलिए आपको नोट्स जो है बाद में पीडीएफ से देख के बनाने, यहाँ पर समझने पर फोकस करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। क्लियर है भाई? तो ये चीज सबको समझ आ गई। चौथे चैप्टर में हम पारगम्यता के बारे में पढ़ेंगे, परमेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। परमेबिलिटी का सीधा मतलब होता है सॉइल के थ्रू पानी फ्लो कर रहा है, ठीक। इसके बाद आगे पांचवा चैप्टर आप पढ़ेंगे यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में। इफेक्टिव स्ट्रेस बहुत छोटा चैप्टर, बहुत ही ज्यादा छोटा, बहुत छोटा चैप्टर है। 3 से 4 टॉपिक आपको इस इफेक्टिव स्ट्रेस में देखने को मिलेंगे। 3-4 टॉपिक छोटे छोटे, केवल कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें बहुत बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं, कोई ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। छठा चैप्टर जो आपका आएगा यहाँ पर डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल आएगा, सॉइल का डिफॉर्मेशन पढ़ेंगे छठे चैप्टर में, ठीक है बच्चों। सातवां चैप्टर आपका यहाँ पर शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल आएगा, है ना, सॉइल की शियर स्ट्रेंथ। आरसीसी में था इफेक्टिव स्ट्रेस, आरसीसी में था इफेक्टिव स्ट्रेस, आरसीसी में किस जगह पढ़े थे इफेक्टिव स्ट्रेस प्रियांशु त्रिवेदी? आरसीसी में इफेक्टिव स्ट्रेस कहां पर पढ़ा था आपने, एक बार याद दिला दीजिए मुझे। इफेक्टिव डेप्थ पढ़ा होगा आपने आरसीसी में, इफेक्टिव डेप्थ तो होता है आरसीसी में, इफेक्टिव स्ट्रेस कहां से पढ़ लिया? उसमें तो परमिसिबल स्ट्रेस था या वर्किंग स्ट्रेस था, इफेक्टिव स्ट्रेस कहां से पढ़ लिया बताओ भाई? वीडियो रुक रहा है, रिफ्रेश कर लीजिए एक बार फिर से, नहीं रुकेगा, उन्हें इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू आ गया होगा, अब नहीं रुकेगा, अब सही चलेगा। एक बार रिफ्रेश कर लो, वापस से शुरू करके फिर से शुरू कर लो। बेटा इफेक्टिव स्ट्रेस नहीं होता आरसीसी में, आरसीसी में इफेक्टिव डेप्थ होता है, ठीक है। केवल वॉइस आ रही है, वापस से प्ले कर लो दोबारा से बैक करके, सही हो गया? अब क्लियर हो गया? रिफ्रेश कर लो एक बार, सही हो जाएगा। वो इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू कभी कभार हो जाता है, इसलिए हो गया होगा, हो जाएगा सही, ठीक है। अब यहाँ पर आप शियर स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, ये तो कह सकते हैं सोम में आपने शियर स्ट्रेंथ पढ़ा था, सोम में ना, बीम में, बीम की शियर स्ट्रेंथ ऑफ बीम। यहाँ पर सॉइल की शियर स्ट्रेंथ पढ़ेंगे आप, ठीक है। हाँ बेटा बाद में पे भी मिल जाएगा, ये क्लास बाद में मिल जाएगा, ठीक है। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, सातवां चैप्टर। आठवां जो चैप्टर रहेगा कंपैक्शन रहेगा, कंपैक्शन, यानी कि कंपैक्शन का मतलब सॉइल के अंदर एक्चुअली वॉइड्स होते हैं, रंध्र होते हैं, खाली जगह होती है बीच बीच में सॉइल के पार्टिकल के बीच में, उन वॉइड्स में पानी भी होता है, एयर भी होता है। अब आप क्या कर रहे हैं, सॉइल सैंपल के ऊपर ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं, मैं इसको अलग पढ़ाऊंगा तो तब तो बढ़िया समझाऊंगा ये अच्छे से। फिलहाल थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें। जैसे ये सॉइल के पार्टिकल्स थे ये वाले, अब ये पार्टिकल कैसे हैं बच्चों, दूर दूर है, ये सॉलिड पार्टिकल है, ये क्या है, ये सॉलिड पार्टिकल है, ठोस कण है, और इनके बीच में यहाँ पर क्या है, खाली जगह, जिसे हम वॉइड्स कह देते हैं अंग्रेजी भाषा में, हिंदी में रिक्त स्थान कहते हैं वॉइड्स को। अब ये जो वॉइड्स है ना बच्चों, इन वॉइड्स में दो चीज आ सकती है, इसमें एयर आ जाती है वॉइड्स में, वायु, और इस वॉइड्स में पानी भर जाएगा, वाटर। एयर और वाटर दो चीज इन वॉइड्स में आ सकती है, बीच में जो खाली जगह है इनमें, है ना, मतलब खाली जगह को अगर मैं भर के भी दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर मान लो वॉइड्स में यहाँ पर क्या है, एयर या वाटर है, यहाँ पर वॉइड्स में एयर या वाटर है। तो ये जो एयर या वाटर है ना, इसमें से जब आप क्या करेंगे, इस सॉइल सैंपल के ऊपर से कंप्रेसिव फोर्स लगा करके, और जब आप इन एयर वॉइड्स को बाहर निकाल देंगे इसमें से, तो उसे तो कंपैक्शन कह देंगे। क्या कह देंगे, कंपैक्शन। और जब पानी को बाहर निकालेंगे, इसको कंप्रेस करके दबा करके ताकि वॉइड से पानी बाहर निकल जाए, तो उसको कहते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन, कंपैक्शन का हिंदी होता है सहनन, कंसोलिडेशन का हिंदी होता है संघनन, ठीक है। तो जब एयर को बाहर निकालेंगे तो कंपैक्शन, तो कंपैक्शन में आपको यही पढ़ना होगा, ठीक है। वीडियो रुक रही है, वीडियो क्यों रुक रही है यार, मैं खुद से एक बार चेक कर लेता हूं। अब चेक कर लो, अब नहीं रुकेगी। चलिए मैंने कर दिया, यहाँ से अपने एंड से भी रिफ्रेश कर दिया एक बार, शायद अपना रुके, अब सही चले। फिर भी ज्यादा दिक्कत है, थोड़ा कॉपरेट करिएगा, बाद में जो अपलोडेड फॉर्म में वीडियो आएगी ना वो सही दिखेगी आपको फिर, ठीक है, फिर सही दिखेगी बाद में। तो मैं यहाँ कंपैक्शन के बारे में बता रहा था। कंपैक्शन का मतलब जानते हैं क्या होता है? आपका ये सॉइल सैंपल है, इसमें बीच में वॉइड्स है, इन वॉइड्स में दो चीज होती है ना, एयर भी हो सकता है, वाटर भी। और जब आप इसके ऊपर से कंपैक्ट मतलब कंप्रेसिव फोर्स लगा के ऊपर से इसको दबा रहे हैं, कंप्रेसिव फोर्स लगा करके, कंप्रेसिव फोर्स के माध्यम से यहाँ कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो इस वॉइड्स में से क्या होगा, एयर जो है बाहर निकल जाएगी, तो हम इसको कंपैक्शन कह देंगे। और ये जो पार्टिकल है ना, ये पास पास आ जाएंगे, पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, मतलब इसके आयतन में कमी आ गई, आयतन में कमी आ गई, घनत्व बढ़ गया। तो जब एयर के बाहर निकलने से आयतन में कमी आती है और इसका घनत्व बढ़ जाता है, तो उसको कंपैक्शन कहते हैं। इसको आगे पढ़ेंगे हम। कंपैक्शन का हिंदी होता है सहनन, ऐसे, ठीक है ये। और जब इसमें से पानी बाहर निकलेगा, इस कंप्रेसिव फोर्स की वजह से पानी बाहर निकलेगा, तो इसको कंसोलिडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन, जिसका हिंदी होता है संघनन, संघनन, ठीक है, संघनन इसका हिंदी, कंसोलिडेशन का। तो कंसोलिडेशन में वाटर बाहर निकलता है और कंपैक्शन में एयर बाहर निकलती है। ये चीज हम पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर में, ठीक है, कंपैक्शन में ही पढ़ना होगा हमें ये चीज, ठीक। इसके बाद नवा चैप्टर जो आपका वो है सॉइल एक्सप्लोरेशन। सॉइल एक्सप्लोरेशन का मतलब मिट्टी को जमीन के नीचे से खोद के एक्सप्लोर करेंगे उसे, उस पर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना, इन्वेस्टिगेशन करेंगे इसमें सॉइल के ऊपर, ठीक है। इसके बाद 10वां जो चैप्टर आपका वो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल आएगा। मिट्टी की बियरिंग कैपेसिटी, धारण क्षमता कितनी है ना, क्योंकि मिट्टी के ऊपर ही आपको भाई नींव बनानी है, फाउंडेशन। जब कभी फ्यूचर बिल्डिंग बनाते हैं तो मिट्टी के ऊपर ही तो फाउंडेशन बनाते हैं, नींव, फाउंडेशन में पूरी संरचना खड़ी होती है। अब मान लो आपकी मिट्टी की बियरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, वो अपने ऊपर लोड को वियर ही नहीं कर पा रही,
मिट्टी नीचे बैठ जा रही है तो संरचना पूरी नीचे बैठ जाएगी, ढह जाएगी। इसलिए मिट्टी की जो बियरिंग कैपेसिटी है इसको इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, बियरिंग कैपेसिटी के बारे में। 11वां चैप्टर फाउंडेशन इंजीनियरिंग है आपका, नींव के बारे में पढ़ेंगे फाउंडेशन इंजीनियरिंग। और जो 12वां चैप्टर है आपका उसमें हम पढ़ेंगे ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स, ग्राउंड को इंप्रूव करने की टेक्निक्स। ये टोटल 12 चैप्टर आपको पढ़ने हैं इसमें, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा है आपका सब्जेक्ट। 12 चैप्टर है बच्चों, एक एक करके सभी चैप्टर में क्या क्या कंटेंट रहेगा इसकी बात करें तो इंट्रोडक्शन में क्या रहेगा, मैं बिल्कुल न्यूमेरिकल चैप्टर बताता चलूंगा ना, डिटेल में बता रहा हूं तो यहां बताता चलूंगा किस किस में न्यूमेरिकल है। पहला इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, पहले चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग तो पूरा थ्योरी था जो मैं सुबह बताया था, इसमें न्यूमेरिकल भी है लेकिन पहले चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक, केवल थ्योरी है। इंपोर्टेंस ऑफ सॉइल स्टडीज इन सिविल इंजीनियरिंग, तो पहला जो टॉपिक है इसमें सिविल इंजीनियरिंग में सॉइल के अध्ययन का क्या महत्व है। भाई सॉइल का अध्ययन हम क्यों कर रहे हैं, इसका क्या इंपोर्टेंस है, क्या महत्व है सिविल इंजीनियरिंग में, ये आपको पढ़ना है पहले टॉपिक में। दूसरा टॉपिक यहाँ पर दिया है जियोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ सॉइल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, विद स्पेशल रिफरेंस टू सॉइल प्रोफाइल इन इंडिया। यानी कि यहाँ पर आपको सॉइल का जियोलॉजिकल ओरिजिन समझना है। जियोलॉजिकल ओरिजिन का मतलब क्या है भाई, भूगर्भीय उत्पत्ति, है ना। जियोलॉजिकल रूप से सॉइल किस तरह से ओरिजिनेट हो रही है, किस तरह से उत्पन्न हो रही है, तो यहाँ पर हम एक तरह से फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, मृदा का निर्माण कैसे हो रहा है ये यहाँ पर समझेंगे, कुछ रिफरेंस के आधार पर समझेंगे, रिफरेंसेस के आधार पर। जैसे पानी के थ्रू अगर सॉइल जनरेट हो रही है, पानी के साथ फ्लो करके सॉइल आ रही है तो एलुवियल सॉइल हो जाएगी, एयर के साथ फ्लो करके सॉइल आ रही है या विंड के साथ या एयर के साथ, उसे एओलाइन सॉइल कहते हैं, ठीक है। अगर ग्रेविटी की वजह से आ रही है कॉल्यूवियल सॉइल, आइस की वजह से आ रही है, आइस की वजह से, है ना, तो वो उसे कह देंगे भाई हम आइस की वजह से क्या बोलते हैं उसको, पता है किसी को, आइस की वजह से जो सॉइल फ्लो करके आती है, नाम एक्चुअली याद नहीं आ रहा है अभी, बता दूंगा आपको मैं ना, ग्लेशियल, वेरी गुड अर्पित, बहुत बढ़िया, ग्लेशियल सॉइल, ठीक है, ग्लेशियल सॉइल कहते हैं, ठीक है, जो आइस की वजह से फ्लो करके आती है। तो इसमें कई सारे रेफरेंस के आधार पर सॉइल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर, जिसमें जियोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ सॉइल को समझेंगे, ठीक है बच्चों। इसी में आपको रेजिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल समझनी है। जब चट्टान टूटती है तो चट्टान के टूटने से, क्योंकि हमें पता है मिट्टी का निर्माण कैसे हो रहा है, बड़ी बड़ी चट्टान है, चट्टान के टूटने से जो छोटे छोटे पार्टिकल में चट्टान टूट जाएगी उससे मिट्टी का निर्माण होता है। भाई रॉक की गैदरिंग से ही तो आपकी सॉइल बनती है, रॉक की गैदरिंग से सॉइल बनती है। तो सॉइल दो तरह की हो जाएंगी यहाँ पर, एक तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल, जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है उनके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह सॉइल ले जाई जाएगी तो वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल हो जाएगी। जैसे चट्टान टूट गई, बैदरिंग हो गई, रॉक की बैदरिंग से जो रॉक के पार्टिकल्स हैं वो मान लो पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पानी के साथ बह करके जा रहे हैं तो एलुवियल सॉइल हो गई थी, है ना, है वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जा रही है। एयर के द्वारा कोई भी सॉइल ट्रांसपोर्ट हो रही है तो एलुवियल सॉइल हो जाएगी, ठीक है। ग्रेविटी के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो तो वो आपकी कॉल्यूवियल सॉइल हो जाएगी, तो वो सब किसमें आ जाएंगे आपके ट्रांसपोर्टेड में। लेकिन कुछ सॉइल ऐसी होंगी जहां पर चट्टान टूटी है ना, चट्टान जहां से बैदरिंग हुई है, चट्टान टूटी है, वहां पर ही उस चट्टान के टूटे हुए पार्टिकल उसी स्थान पर स्टोर हो जाएंगे, वहीं पर रह जाएंगे, तो वो रेजिडुअल हो जाएगी, अवशिष्ट मृदा, उसे रेजिडुअल कह देंगे। वो ट्रांसपोर्ट नहीं हुई, ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जो सॉइल नहीं जा रही है वही रुक जा रही है, वो रेजिडुअल सॉइल है, ठीक है। तो यहाँ दो तरह की सॉइल हो जाएंगे, रेजिडुअल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल। क्लियर भाई। इसमें देखो एलुवियल डिपॉजिट आ जाएगा, जो पानी के द्वारा डिपॉजिट हो रहा था, एलुवियल डिपॉजिट। लेक डिपॉजिट हो जाएगा, जो लेक की मतलब झील के तले पर जो डिपॉजिट हो जाएगा उसे हम लेकस्ट्राइन सॉइल कह देते हैं, लेक पर डिपॉजिट होता है। कुछ लोकल सॉइल पढ़ेंगे जो यूपी में पाई जाती है उनके बारे में। यहाँ ड्यून्स एंड लोइस के बारे में पढ़ेंगे, ये भाई एयर के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होती है ना सॉइल, वो वाली सॉइल होती है। एओलाइन सॉइल के एग्जांपल है ड्यून्स और लोइस, ठीक है। इसके बाद आपका ग्लेशियल डिपॉजिट आएगा, जो बर्फ की वजह से डिपॉजिट होता है उसे ग्लेशियल डिपॉजिट कहते हैं, ठीक। इसके बाद ब्लैक कॉटन सॉइल हो जाएगा, ब्लैक कॉटन सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है भाई आपकी, ब्लैक कॉटन सॉइल। इसमें आपको फिर आगे कंडीशंस पढ़नी है, ठीक है भाई, डिपॉजिट की कंडीशंस पढ़नी है, जिनकी वजह से सॉइल फॉर्म हो रही है उन सभी ऊपर वाली डिपॉजिट की कंडीशन पढ़ेंगे और इनकी जो इंजीनियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है इनको डिस्कस करेंगे। तो पहले चैप्टर में आपको कुल मिला के सॉइल पढ़ना है और सॉइल कैसे कैसे सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है वो सब पढ़ना है, सभी प्रकार की सॉइल के बारे में स्टडी करनी है। तो मोटे तौर पर मैं ये कह सकता हूँ इस इंट्रोडक्शन चैप्टर में मिट्टी के बारे में पढ़ना, मिट्टी का क्लासिफिकेशन देखना कितनी तरह की मिट्टी है, ठीक है। पानी के द्वारा जो डिपॉजिट हो रही है वो कौन सी है, ठीक, जैसे एलुवियल है, लेकस्ट्राइन है, मेराइन है, कई तरह की सॉइल पढ़ेंगे। और जो हवा के द्वारा डिपॉजिट हो रही है ड्यून्स और लोइस, एओलाइन सॉइल, वो पढ़ेंगे आइस के द्वारा। तो इन सबको हिंदी में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। ये सभी यहाँ पहले चैप्टर में केवल मृदा और मृदा का क्लासिफिकेशन ही है यहाँ पर। दूसरे चैप्टर अभी इसमें एक चीज बेटा ये भी थी, उन सभी ऑर्गेनाइजेशन के नेम के बारे में आपको बताना था, नेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद सॉइल इंजीनियरिंग वर्क इन इंडिया। एक टॉपिक ये भी है इसमें, कौन सा, कि आप ऑर्गेनाइजेशन के नेम बताइए, वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भाई डीलिंग करते हैं विद सॉइल इंजीनियरिंग वर्क इन इंडिया। सॉइल इंजीनियरिंग वर्क इंडिया में सॉइल इंजीनियरिंग वर्क के साथ में जो डील करते हैं वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, उनके नाम भी यहाँ पर पहले चैप्टर में दे रखे हैं, ठीक है। और इसमें एक टॉपिक आपका सॉइल मैप ऑफ इंडिया है, तो यहाँ तक था, बट ये इतना पेपर में नहीं आता, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट जो आपका ये टॉपिक है। दूसरा टॉपिक ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, सेकंड टॉपिक, ठीक है। ये मुश्किल से 5 नंबर में आएगा पहला चैप्टर। नंबर को लेकर परेशान मत हो, अभी तो शुरू बात है, तो आप सारा कुछ पढ़ के चीजों को सीखिए, अच्छे तरीके से तैयार करिए इनको, ठीक है। जब पेपर आएंगे तो पेपर से 1 महीने पहले सब बता दीजिएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी। बाकी मैं चैप्टर वाइज भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी। फिलहाल तो जो सिलेबस में वो सारा पढ़िए, अभी टाइम है अपने पास, और ये सब्जेक्ट जो है फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कुछ छोड़िए मत 2 दिन में, तो इसे तो एटलीस्ट पूरा पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। दूसरे चैप्टर की बात करते हैं यहाँ पर। दूसरा चैप्टर जो है आपका, इसका नाम है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। तो यहाँ पर बेटा थ्योरी भी है, छोटे छोटे फॉर्मूले और उन पर आधारित न्यूमेरिकल भी है इस वाले चैप्टर की बात करें तो, ठीक है, सेकंड चैप्टर में। समझ पा रहे हैं भाई। देखिए ओवरव्यू बच्चों बहुत जरूरी होता है, किसी भी सब्जेक्ट का ओवरव्यू जानना था। यहाँ पहले लेक्चर में पूरे सब्जेक्ट का ओवरव्यू देख रहे हैं, किस पूरे सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है,
हाँ, टॉपिक के नाम इंग्लिश में जरूर है, लेकिन जब हम अगले दिन से लेक्चर्स पढ़ना शुरू करेंगे तो हिंदी आएगी डेफिनेटली आपके सामने। अभी फिलहाल सिलेबस को देख लीजिए ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए किस चैप्टर में क्या चीजें हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में भाई आपको क्या क्या पढ़ना है, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज में, या कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल, सॉइल के कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ने हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब इसके कौन कौन से संघटक है मिट्टी के, तो मिट्टी के 3 ही कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। एक तो सॉलिड पार्टिकल, मिट्टी में भाई क्या है, सॉलिड पार्टिकल है। दूसरा खाली जगह होती है, खाली जगह में 2 चीज आ सकती है, एयर और वाटर। 3 ही चीज तो हो गई, सॉलिड पार्टिकल हो गए और एयर, और तीसरी चीज वाटर। ठीक है, तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे सॉइल के। इनके लिए रिप्रेजेंटेशन भाई ये फेस डायग्राम, भाई एक फेस डायग्राम द्वारा इन तीनों चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड पार्टिकल को, एयर को और वाटर को। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ने हैं आपको और फेस डायग्राम के द्वारा इनका रिप्रेजेंटेशन दिखाना है। फेस डायग्राम एक काल्पनिक डायग्राम होता है जिसमें हम सॉइल के कॉन्स्टिट्यूएंट को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ इस तरह से फेस डायग्राम बनेंगे। एक 3 फेस डायग्राम बनता है जिसमें तीनों चीज दिखाते हैं हम। 3 फेस डायग्राम बच्चों, तीनों चीज दिखाई जाती है, तीनों चीज। जैसे मैंने कह दिया नीचे तो सॉइल के सॉलिड पार्टिकल है, या मैंने कह दिया इसमें वाटर है, वाटर, और यहाँ मैंने कह दिया इसमें एयर है, जिसमें तीनों चीज दिखा दी। 3 फेस डायग्राम हो गया। और 2 फेस डायग्राम भी बनते हैं। 2 फेस डायग्राम कैसे भाई, अगर हम बात करें 2 फेस डायग्राम के बच्चों, कोई बात नहीं, एक बार फिर, ये तो मैंने 3 फेस डायग्राम बता दिया आप सभी को, ये अपना 3 फेस डायग्राम था। यहाँ मैंने 2 फेस डायग्राम, 2 फेस डायग्राम 2 तरह के बन जाएंगे। 2 फेस डायग्राम कितने तरह के बच्चों, 2 तरह के। आप समझ गए होंगे कौन कौन से 2 तरह के। 3 फेस में तो 3 चीज आ गई, सॉलिड आ गए, वाटर आ गया और एयर, 3 चीज हो गई। इसमें 2 चीज आएंगी। देखिए सॉलिड तो जरूर रहेगा बेटा, बिना ठोस कण के मिट्टी तो होगी नहीं ना, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि सॉलिड ना हो, सॉलिड तो जरूर रहेंगे। इसमें एक बार मैंने कह दिया इसमें केवल वाटर है, पूरी तरह से पानी है, और इसमें कह दिया पूरी तरह से एयर है। तो ये भी तो फेस डायग्राम है। इसको कहते हैं 3 फेस डायग्राम। ये 3 फेस डायग्राम है, ये 2 फेस डायग्राम, और ये वाला भी 2 फेस डायग्राम है। तो ये जो सॉइल होती है जिसमें तीनों चीजें, सॉलिड पार्टिकल भी है, वाटर भी है, एयर भी है, तो ये सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल होती है। सैचुरेटेड मतलब पानी में डूबी हुई, मतलब उसमें पानी की मात्रा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ वॉइड में कुछ पानी की मात्रा है और कुछ एयर है, तो ये पार्शियली सैचुरेटेड है। ये वाली सॉइल कैसी है, फुली सैचुरेटेड है, यानी सारे के सारे वॉइड जो थे पानी से भरे हुए हैं, पूरी तरह पानी है इसमें, तो ये सैचुरेट हो जाएगी, फुली सैचुरेटेड। इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, तो ये ड्राई सॉइल है, ये सूखी हुई मिट्टी है। तो फेस डायग्राम से हम ये बता पाते हैं कि हमारी सॉइल किस तरह की है, तो वो आपके फेस डायग्राम हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर हमें फेस डायग्राम के द्वारा इस सॉइल के कॉन्स्टिट्यूएंट का रिप्रेजेंटेशन देखना है। ये मैं पढ़ाऊंगा बढ़िया से, अभी तो मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, तब थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे आप। जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तब देखिएगा कैसे आपको चीजें याद हो जाएंगी आसानी से। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब समझ गए, इसके संघटक क्या क्या है, सॉलिड, वाटर, एयर, 3 है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फेस डायग्राम 2 तरह के बनते हैं, 3 फेस और 2 फेस। 3 फेस में ये आ गया, 2 फेस में 2 तरह के डायग्राम आ गए। ये आपको यहाँ पर इसको डिटेल में पढ़ना होगा इस टॉपिक में। ठीक है, इसके बाद और क्या पढ़ेंगे भाई आगे आप, इसमें आपको वॉइड रेशियो की डेफिनेशन पढ़नी है, रिक्तता अनुपात, इसमें पोरोसिटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन पढ़ेंगे, इसमें वाटर कंटेंट पढ़ेंगे, इसमें आप लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ेंगे, इसमें यूनिट वेट पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें यूनिट वेट अलग अलग तरह के पढ़ेंगे जिन्हें बल्क यूनिट वेट या बल्क डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, ये पढ़ेंगे। साथ में इसमें आप लोग ड्राई यूनिट वेट पढ़ेंगे, है ना, सैचुरेटेड यूनिट वेट पढ़ेंगे, और यहाँ पर सबमर्ज्ड यूनिट वेट भी आपको पढ़ना होगा। साथ में यहाँ पर आपका भाई कोरिलेशन देखना है, कोरिलेशन किस किस के बीच में, इन दोनों के बीच में, मतलब ये जो आपके जितने भी टॉपिक्स हैं ऊपर के, इन सबके बीच में रिलेशन भी आपको देखना है। साथ में सबमर्ज्ड यूनिट वेट भी आपको पढ़ना है सॉइल ग्रेन का। तो ये सभी प्रॉपर्टीज हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज है बच्चों यहाँ पर अगर प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो एक प्रॉपर्टी हो गई आपकी वॉइड रेशियो, है ना। मैं सिंबल लिखता चल रहा हूँ, सिंबल से थोड़ा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिंबल की बात करें, वॉइड रेशियो जैसे स्मॉल ई से दर्शाते हैं, पोरोसिटी को स्मॉल एन से दर्शाएंगे, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को एस से दर्शाते हैं। किससे भाई, एस से दर्शाते हैं इसको, एस से डिग्री ऑफ सैचुरेशन को। वाटर कंटेंट को छोटे डब्ल्यू से दर्शाते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है भाई, आप इसको एस जी से दर्शा दीजिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, या केवल जी से दर्शा देते हैं, मैं केवल जी लिख देता हूँ, जी ज्यादा सही है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को, यूनिट वेट को गामा से दर्शाते हैं, जो बल्क यूनिट वेट होता है इसको गामा टी या फिर गामा बी से दर्शाते हैं। ड्राई यूनिट वेट को गामा डी से दर्शाते हैं, गामा डी। ठीक है, इसमें आपका सैचुरेटेड यूनिट वेट आएगा, उसको गामा SAT लिख देते हैं, गामा सैचुरेटेड। सबमर्ज्ड यूनिट वेट को गामा SUV लिखते हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक जो दिख रहे हैं ना आपको, ये सब बच्चों फॉर्मूले पर आधारित डेफिनेशन है। किस पर, फॉर्मूले पर आधारित डेफिनेशन है, इसलिए बहुत आसान है। अच्छा, इन सब में रिलेशन है, उन रिलेशन पे आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, उन रिलेशन पे आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके इसमें देखने को मिलेंगे आप सभी को। तो चीजें क्लियर हो रही है सब बच्चों को, बढ़िया तरीके से आप इन सब चीजों को पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद इसमें भाई सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, मैंने आपको बता दिया, फेस डायग्राम की हेल्प से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस इतना आपको इसमें पढ़ना था। तो ये आपका सेकंड चैप्टर हो गया, ये सभी टॉपिक दूसरे चैप्टर के थे। तीसरे चैप्टर की बात करें बच्चों, तीसरा चैप्टर क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल है। क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगा भाई आपका, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन में क्या क्या आएगा, शेप एंड देयर इफेक्ट ऑन इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। भाई सॉइल की जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज है ना, इस पर प्रभाव देखेंगे। किसके प्रभाव, इसकी शेप के, शेप एंड देयर इफेक्ट ऑन इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। यहाँ पर सॉइल के अलग अलग तरह के शेप डिस्कस करेंगे, पार्टिकल साइज डिस्कस करेंगे, पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन देखेंगे सॉइल का। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आगे ट्रिक भी बताऊंगा इसकी कि सॉइल के जो अलग अलग पार्टिकल साइज होते हैं ना, उन्हें कैसे याद करें। मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपको ट्रिक, एक ट्रिक देखिएगा, आगे भी काम आएगी ये ट्रिक, आप कभी भूलिएगा मत अगर आपको सॉइल के साइज याद करने हो तो। पार्टिकल साइज सारे याद हो जाएंगे एक तरफ से। ठीक है, ट्रिक का नाम सुन लीजिए भैया, ट्रिक का नाम क्या है, तो ट्रिक का नाम रहेगा यहाँ पर आपका, हमें ट्रिक क्यों याद करनी है बच्चों, आप कहेंगे हमें ट्रिक इसलिए याद करनी है बिकॉज की स्पेलिंग वो सही वाली स्पेलिंग नहीं लेनी है बेटा, हमें बिकॉज की स्पेलिंग कौन सी लेनी है,
हमें बिकॉज की वो वाली स्पेलिंग लेनी है जो हमारी ट्रिक को बना दे। तो क्या कहेंगे, बिकॉज, COG, है ना, बिकॉज SSC JEE का हमें पेपर देना है ना, बिकॉज हमें SSC की तैयारी करनी है। हमें ये क्यों याद करना है, बिकॉज SSC की तैयारी करनी है इसलिए। अब इस बिकॉज SSC से देखिए कमाल हो जाएगा। कैसे, जो आपका बी लिखा हुआ है ना बच्चों, बी, इस बी से क्या बनता है, तो सीक्वेंस में चलती है चीजें। बी जो है, बी से बन जाएगा बोल्डर, बी से क्या बन जाएगा, बोल्डर, सबसे पहला, ठीक है। दूसरा CO जो ऐसे बन जाएगा कोबल, क्या बन जाएगा, कोबल। तीसरा जो होता है जी से बन जाएगा ग्रेबल, जी से क्या बन जाएगा बच्चों, ग्रेबल। चौथा क्या आपका, चौथा भाई एस से बन जाएगा सैंड। इसके बाद पांचवें पे क्या है, पांचवें पे भाई आपका यहाँ पर नंबर 5 पे जो है ग्रेवल, सैंड के बाद सिल्ट है, सिल्ट, सिल्ट के बाद जो लास्ट है आपका छठा C4 हो जाएगा क्ले, C4 क्या आ जाएगा इसमें, क्ले आ जाएगा, ठीक है। तो ये सभी इनके साइज आपको यहाँ पर लिखवा दिए जाएंगे, तो आगे जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो इन सबके साइज बता दूंगा आप सभी को। हेलो हेलो, मैं क्लास की बात करता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद रख पाएंगे। तो ये सबसे छोटा होता है क्ले, 0.0002 से 0.002 mm का। सिल्ट होता है 0.002 mm से 0.075 तक का। सैंड जो होता है 0.075 mm से, और ये 0.075 से 4.75, ये 4.75 से 80 mm, या 80 mm से 300 mm, और ये 300 mm से बड़े साइज के। इनके साइज वगैरह सब मैं जब पढ़ाऊंगा ना तब लिखवा दूंगा। ये ट्रिक से इजीली याद हो जाते हैं बहुत आराम से, बिकॉज SSC ट्रिक से, ठीक है। तो आगे इसको समझेंगे, आगे पढ़ेंगे जब। तो बहुत ही मजेदार चैप्टर ये वाला भी, ठीक है। इसमें क्या क्या बता दिया भाई आपको हमने, इसमें बता दिया शेप एंड इसके इफेक्ट देखेंगे, सॉइल की प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे, पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन देखेंगे सॉइल का। इसमें आपको दूसरी चीज ग्रेडेशन पढ़ना है, ग्रेडेशन, वेल ग्रेडेड सॉइल, पुअरली ग्रेडेड सॉइल, ये सब इसमें पढ़ेंगे, है ना। इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज। इसके बाद आपको यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी पढ़ना है एंड इसका यूज पढ़ना है, ठीक है। कोहेजन लेस सॉइल यानी डिस्क्राइबिंग कोहेजन लेस सॉइल, कोहेजन लेस सॉइल में जो है इसके यूज देखने आपको रिलेटिव डेंसिटी के। ये जो रिलेटिव डेंसिटी होता है ना भाई, आईडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वॉइस कम आ रही है, नहीं कम नहीं आएगी, वॉइस कम क्यों आएगी, क्या हो रहा है इसमें आज, अब भी सही है, वॉइस प्रॉब्लम क्यों हो रही है, चेक कर ले रहा हूं, अभी तो ठीक है, सही है, अभी मैं और तेज बोल दूंगा, ठीक है। अरे सिलेबस डिस्कशन चल रहा है, बाकी मैं आपको एक बार चेक करा लूंगा, दिक्कत क्या आ रही है बच्चों को, चेक करवा लूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी सिलेबस देखते चलिए आप। इसके बाद भाई आपको कोहेसिव सॉइल का बिहेवियर देखना है इन विद चेंज इन वाटर कंटेंट। अगर कोहेसिव सॉइल में, कोहेसिव सॉइल क्ले होती है बेसिकली, क्ले में अगर हम पानी को चेंज करें ना, पानी की मात्रा को, तो उसका क्या बिहेवियर होगा। बेसिकली जो आपकी कोहेसिव सॉइल क्ले होती है ना बच्चों, क्ले जो होती है, अगर आप इसमें पानी ज्यादा प्रोवाइड करेंगे तो ये स्वेल करेगी, फूलेगी। अगर इसमें पानी कम हो जाएगा तो श्रिंक करेगी, तो इसमें स्वेलिंग श्रिंकेज की प्रॉपर्टी ज्यादा रहती है ना। ये बिहेवियर देखेंगे वाटर कंटेंट के आधार पर इसमें इसके बाद आपको एटरवर्क्स की लिमिट पढ़नी है। एटरवर्क की लिमिट की केवल डेफिनेशंस आपको देखनी है सबसे पहले। एटरवर्क की लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, डेफिनेशंस आपको पढ़नी है, एटरवर्क की लिमिट जो होंगी ना उनकी डेफिनेशंस, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर फील्ड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखने हैं सॉइल के लिए। इसमें आपको सॉइल का क्लासिफिकेशन सिस्टम देखना है ना, एज पर IS 1498 के अनुसार। बेसिस पढ़ने हैं, इनके सिंबल्स पढ़ने हैं, मेजर डिविजन्स एंड सब डिविजन्स देखने हैं सॉइल क्लासिफिकेशन में, इसके ग्रुप्स देखने हैं, प्लास्टिसिटी चार्ट बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लास्टिसिटी चार्ट बच्चों, है ना। प्रोसीजर देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ गिवन सॉइल का, ठीक भाई। इतना कुछ था आपके इस चैप्टर में, 6 टॉपिक थे एक तरह से देखा जाए तो। इस थर्ड चैप्टर में कितने, 6 टॉपिक है, इन 6 के अंदर भी काफी बड़ा पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक था। अगला जो चैप्टर रहेगा आपका चैप्टर नंबर 4, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल। इसमें परमेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। मैं जरूर चेक करवा लूंगा इसको, वीडियो प्रॉब्लम क्यों आ रही है। फिलहाल आप जितने बच्चे को सही से दिख रहा है वो देखें, नहीं दिख रहा है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो अपलोड हो जाएगा, तब देख लीजिएगा, ठीक है। मुझे थोड़ा सिलेबस डिस्कस करने दीजिए, मैं वैसे पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस सिलेबस समझा रहा हूँ। तो बाद में आप सिलेबस को देख लीजिएगा 2 गुनी स्पीड करके फटाफट से। जो भी आपके 12 चैप्टर इनका मैं डिटेल्ड कंटेंट एक बार समझा दूं जल्दी जल्दी, ठीक है। फिर मैं कल को आपको सही से चेक करवा लूंगा, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो मैं इसको फटाफट से समझा देता हूँ, फिर जब पढ़ाएंगे ना टॉपिक वाइज तब कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, उससे पहले सही करा दूंगा इसको जो भी दिक्कतें आ रही है इस सेशन में, ठीक है। हाँ ठीक है। इसमें भाई सबसे पहले आपको मैं बता रहा था ना, इसमें परमेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा आपको, और इसकी इंपोर्टेंस पढ़नी होगी परमेबिलिटी की। डार्सी का नियम इसमें पढ़ना होगा, ट्रिक बताएंगे इसमें भी, डार्सी ने ऐसा क्यों किया, है ना। यहाँ पर डार्सी की भी ट्रिक बताएंगे, इसमें भी ट्रिक क्या आ जाएगी, डार्सी ने ऐसा क्यों किया, कि हमें ये पढ़ना पड़ रहा है। डार्सी ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ये एक फॉर्मूला है। इस डार्सी के नियम में ये फॉर्मूला डिराइव होकर आता है, Q बराबर KIA। के यहाँ पर परमेबिलिटी कोफिशिएंट होता है, इसी को कहते हैं परमेबिलिटी। यही है पारगम्यता, यही है बच्चों परमिएबिलिटी, समझ पा रहे हैं, यही परमेबिलिटी है, ठीक। आई यहाँ पर आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आ जाएगा, ए यहाँ एरिया आ जाएगा। तो डार्सी ने ऐसा क्यों किया से ही ट्रिक बनेगी। ये जो फॉर्मूला है ना डार्सी के नियम का फॉर्मूला, ये वाला डेराइव होकर आता है। तो ये आपको बढ़िया तरीके से मैं समझाऊंगा, बहुत मजा आएगा इसे पढ़ने में, ठीक है भैया। सॉइल वगैरह में कई बार पढ़ा चुका हूँ, जेई वगैरह में भी पढ़ा चुका हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस जितना पढ़ा है ना ध्यान से समझते चलिएगा, मतलब एक साथ इतना कंटेंट नहीं देंगे, या तो पूरी बुक को ही मैं आपको समझा रहा हूँ ओवरव्यू के रूप में। जब मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा तो एक चैप्टर से 8 से 9 टॉपिक बनते हैं, तो मुश्किल से एक दिन में 4 से 5 टॉपिक समझाया करूंगा मैं। उन 4-5 टॉपिक को पूरी जी जान से समझाऊंगा, 1 घंटे तक लगातार, उनको बढ़िया से समझ के याद करिएगा, है ना। कुछ भी लोड नहीं लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके बाद एक बच्चा कह रहा है ये बेटा, एक तो सबसे पहले जो आप लोग इधर उधर की चीजें रिलेट करके कोशिश करते हैं ना माइंड में सेट करने की, वो गलत कर लेते हैं। आंसू
आपने एचएचएम में डार्सी का नियम कहां से पढ़ लिया? वो पास्कल का नियम था बेवकूफ, पास्कल का नियम था। पास्कल ने ये कहा था किसी बर्तन में अगर किसी भी बर्तन कह लो या कहीं पे भी पानी है आपका, वो रेस्ट में है, फ्लूइड अगर रेस्ट में है या किसी बर्तन में पानी भरा हुआ है वो रेस्ट में है, तो उस बर्तन की दीवार पर सभी दिशा में समान प्रेशर लगाएगा। ये किसने कहा था? पास्कल ने कहा था। वहां डार्सी कहां से आ गया यार? ऐसे एक बच्चा कह रहा सर इफेक्टिव स्ट्रेस हमने आरसीसी में पढ़ा है, जबकि वो इफेक्टिव डेप्थ था। तो गलत क्यों रिलेट कर लेते हो यार? मतलब हमें चीजें याद है इतने पुराने सब्जेक्ट्स आपके जो पढ़े आपने, लेकिन आप लोग पता नहीं क्या करते रहते हैं। क्यों कह रहे हैं एचएचएम में था? एचएचएम में डार्सी नियम कहा था, पास्कल का नियम था वहां पर। ऐसे मास्टर ना बेटा जो रट के पढ़ा रहे हो आपको, है ना, लंबे समय से पढ़ाया है आपको, इसीलिए बता रहे हैं। चेजी फॉर्मूला था, बिल्कुल था चेजी फॉर्मूला। डार्सी बिग बैक इक्वेशन था, ये कह सकते हैं। डार्सी का नियम कहा था, डार्सी बिग बैक इक्वेशन कहिए आप। गलती से मिस्टेक हो गया, नहीं वो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन वो डार्सी लॉ नहीं था, डार्सी इक्वेशन थी। डार्सी इक्वेशन किस चीज के लिए? हेड लॉस के लिए। हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, घर्षण के कारण, मतलब फ्लो थ्रू पाइप चैप्टर जो था ना हाइड्रोलिक्स में, उसमें मतलब कुछ कुछ ठीक बोल रहा है फिर भी ये, क्योंकि जो फ्लो थ्रू पाइप चैप्टर था, पाइप में जब फ्लो होता है तो घर्षण की वजह से जो शीर्ष हानि होती है ना, उसके लिए डार्सी ने फॉर्मूला दिया था, वो डार्सी बिस्बैक इक्वेशन थी। ठीक है, तो डार्सी बिग बैक जो डार्सी बिस्बैक इक्वेशन थी वो थी वास्तव में, लेकिन डार्सी का नियम थोड़ी था वो डार्सी कुछ कुछ। हाँ अभी ठीक है, लेकिन जो मैंने क्यों किया लिखा है ना वो थोड़ी था वहां पर। चलिए, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, यानी यहाँ पर पारगम्यता गुणांक के बारे में पढ़ेंगे आप। सी पे एज वेलोसिटी पढ़ेंगे, है ना, और सी पे जो परमेबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक है उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे परमेबिलिटी ऑफ डिफरेंट सॉइल एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, अलग अलग तरह की सॉइल की पारगम्यता की तुलना करेंगे यहाँ पर आप। ठीक है, इसके बाद मेजरमेंट ऑफ परमेबिलिटी इन लेबोरेटरी, भाई लैब में जो हम परमेबिलिटी का मेजरमेंट करेंगे उसको पढ़ेंगे। दो तरह के टेस्ट पढ़ेंगे यहाँ पर आप, है ना, फॉलिंग हेड टेस्ट पढ़ेंगे, कांस्टेंट हेड टेस्ट पढ़ेंगे। इसी में लैब में परमेबिलिटी को कैसे मेजर किया जाता है। इसके बाद इस पर फिर सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगी। इसमें क्या आएंगी बच्चों? सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगी आपकी इसमें परमेबिलिटी पर आधारित। तो ये 5 टॉपिक आपको सिर्फ पढ़ने हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग का चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। ठीक है, इजीली आप सबको समझ में आ जाएगा। 5वें चैप्टर की बात करें इफेक्टिव स्ट्रेस, बहुत छोटा सा सिलेबस है बच्चों इसका तो सिलेबस बहुत ही छोटा है। इसमें सब सॉइल में कौन कौन से स्ट्रेसेस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसमें आपको टोटल स्ट्रेस का डेफिनेशन और मीनिंग समझाना है, इफेक्टिव स्ट्रेस समझाना है और न्यूट्रल स्ट्रेस समझाना है। सब सॉइल में यही तीनों स्ट्रेस होते हैं, टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस और न्यूट्रल स्ट्रेस, और इन तीनों का ही डेफिनेशन और मीनिंग आपको समझाना है। साथ में इफेक्टिव स्ट्रेस का प्रिंसिपल बताना है। खत्म चैप्टर। ठीक है, खत्म चैप्टर। इसमें बाकी तो वही इंपोर्टेंस आ जाएगा कि इफेक्टिव स्ट्रेस का इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में क्या इंपोर्टेंस है। बस ये इतना सा चैप्टर था इफेक्टिव स्ट्रेस, बहुत छोटा सा। ठीक है, क्लियर भाई। चलिए, तो ये 4 टॉपिक है आपके यहाँ पर। अगर छठे चैप्टर की बात करें डिफॉर्मेशन में कंसोलिडेशन के बारे में आएगा, मीनिंग आएगा भाई, कंडीशन आएंगी और सिचुएशन आएंगी। किस किस चीज की भाई? किस किस चीज की यहाँ पर? इसके अलावा इंफेसिस ऑन प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ, सबसे पहले कंसोलिडेशन एंड सेटलमेंट। तो कंसोलिडेशन और सेटलमेंट का मीनिंग समझना है, इनकी कंडीशन या सिचुएशन समझनी है, ऑफ अकरेंस विद इंफेसिस ऑन प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ। ये मीनिंग और कंडीशन समझ लीजिएगा कंसोलिडेशन की और सेटलमेंट की। इसके अलावा क्रीप के बारे में समझना है, क्रीप की मीनिंग और कंडीशन, प्लास्टिक फ्लो की मीनिंग कंडीशन, हीविंग की मीनिंग कंडीशन, लेटरल मूवमेंट के बारे में समझना है, फ्रीज एंड था ऑफ सॉइल के बारे में आपको समझना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर डेफिनेशन एंड प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स, यानी कंप्रेशन इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन के बारे में पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के बारे में भी पढ़ना है यहाँ पर। टोटल सेटलमेंट का मतलब समझना है, डिफरेंशियल सेटलमेंट, यूनिफॉर्म सेटलमेंट, ये सारा कुछ पढ़ना है आपको। ठीक है, टोटल सेटलमेंट पढ़ना है, इसके बाद यूनिफॉर्म सेटलमेंट पढ़ना है और डिफरेंशियल सेटलमेंट आपको पढ़ना है। ठीक है, रेट ऑफ सेटलमेंट और इसके प्रभाव आपको पढ़ने हैं। सेटलमेंट ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस एंड लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, मतलब वाटर टेबल के नीचे चले जाने की वजह से और कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन की वजह से जो सेटलमेंट होता है, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। इसके अलावा टोलरेबल सेटलमेंट फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एज पर आईएस कोड के अनुसार आपको टोलरेबल सेटलमेंट पढ़ना है और सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें कंसोलिडेशन और सेटलमेंट 2 टॉपिक ज्यादा इंपोर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, इसके बाद अगला जो चैप्टर आता है 7वां चैप्टर, उसमें शियर स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ना है। शियर स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें भाई, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट और सिग्निफिकेंस देखना है शियर स्ट्रेंथ का, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या महत्व है, इसकी बात करनी है। फिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट करेंगे शियर स्ट्रेंथ में, है ना, कोहेसिव और कोहेजन लेस सॉइल की शियर स्ट्रेंथ में जो फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं उन फैक्टर के बारे में डिस्कस करना है। या कूलाम का नियम आपको समझना होगा, कूलाम्स लॉ। ठीक है, कूलाम का नियम इंपोर्टेंट है शियर स्ट्रेंथ निकालने के लिए। यहाँ पर शियर स्ट्रेंथ निकालेंगे कूलाम के नियम से। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ शियर स्ट्रेंथ बाय डायरेक्ट शियर टेस्ट, भाई डायरेक्ट शियर टेस्ट के द्वारा शियर स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं समझेंगे। डायरेक्ट शियर टेस्ट बहुत इंपोर्टेंट है, सिर्फ डायरेक्ट शियर टेस्ट ही नहीं है इसमें, और कौन कौन से टेस्ट हैं, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट भी आपको पढ़ना है। एक तो डीएसटी है डायरेक्ट शियर टेस्ट, एक यूसीटी है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, एंड वेन शियर टेस्ट और एक वेन शियर टेस्ट। ये 3 टेस्ट तो आपको जरूर पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों टेस्ट। डायरेक्ट शियर टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है और वेन शियर टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। बाकी फिर ड्रेनेज कंडीशन के आधार पर कुछ टेस्ट आपको पढ़ने होंगे इसमें। ठीक, सभी को क्लियर हो गया भाई। बाकी फिर इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व देखना है,
पीक स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ देखना है सॉइल के लिए ही, और इनका सिग्निफिकेंस समझने हैं। बाकी सॉइल में जो शियर फेलियर होता है उसके एग्जांपल्स के बारे में भी डिस्कस करना है, और इस चैप्टर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी है। जिन जिन चैप्टर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है बच्चों वो सब मेंशन कर दी गई है, किस किस चैप्टर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। ठीक है, ध्यान से बस समझना, इसमें 6 टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। क्लियर भाई सब बच्चों को? 3 टॉपिक इधर हो गए शियर स्ट्रेंथ में, और 3 टॉपिक इधर हो गए, टोटल 6 टॉपिक है। शियर स्ट्रेंथ में 6 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। 8वां चैप्टर कंपैक्शन। ठीक है, कंपैक्शन आपका 8वां चैप्टर है। कंपैक्शन में क्या पढ़ना है बच्चों? डेफिनेशन और नेसेसिटी पढ़ना है कंपैक्शन का, है ना। कंपैक्शन की जो परिभाषा है और इसकी आवश्यकता है उसको देखना है। इसमें लेबोरेटरी कंपैक्शन टेस्ट के बारे में पढ़ना है। स्टैंडर्ड और मॉडिफाई प्रॉक्टर टेस्ट पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट और मॉडिफाई प्रॉक्टर टेस्ट दोनों पढ़ने हैं। मैं साथ में आपको इंडियन लाइट वेट और इंडियन हैवी वेट कंपैक्शन टेस्ट भी पढ़ाऊंगा इसमें। तो लेबोरेटरी कंपैक्शन टेस्ट सिलेबस में है। डेफिनेशन और इंपोर्टेंस है ऑप्टिमम वाटर कंटेंट की। ऑप्टिमम वाटर कंटेंट का मतलब होता है अनुकूलतम जलांश, पानी की वह मात्रा, क्योंकि जब हम कंपैक्शन करते हैं ना, मिट्टी की कुटाई करते हैं, तो पानी डाल डाल के कुटाई करते हैं, ठीक है, ताकि वॉइड्स में पानी जाएगा, पार्टिकल्स लीपेज करके आसानी से नीचे बैठ पाए। इसलिए पानी की मात्रा, वह पानी की मात्रा जिस पर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिल जाती है, अधिकतम कंपैक्शन हो जाता है, उसे ऑप्टिमम वाटर कंटेंट कहते हैं। तो इसको आप यहाँ पर समझेंगे कंपैक्शन में, ठीक है। इसमें मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी के बारे में समझेंगे। मॉइस्चर ड्राई डेंसिटी रिलेशनशिप फॉर टिपिकल सॉइल विद डिफरेंट कंपैक्टिव एफर्ट्स, अलग अलग कंपैक्टिव एफर्ट्स पर आप लोग क्या डिस्कस करेंगे भाई? यहाँ पर आप लोग मॉइस्चर ड्राई डेंसिटी में रिलेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपको कंपैक्शन के बारे में इतना पढ़ना है, इसमें और ज्यादा नहीं पढ़ना है। कंपैक्शन कंट्रोल है, अच्छा ये भी है, कंपैक्शन कंट्रोल, डेंसिटी कंट्रोल, मेजरमेंट ऑफ फील्ड डेंसिटी। भाई कोर कटर मेथड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फील्ड डेंसिटी निकालने के लिए भाई कोर कटर मेथड यूज किया जाता है। कई सारे मेथड होते हैं, आपके सिलेबस में कोर कटर मेथड दिया गया है, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड दिया गया है, मॉइस्चर कंट्रोल दिया गया है इसमें ना, और प्रॉक्टर नीडल मेथड दिया गया है, और इनके यूज है। तो ये सभी किसके लिए बच्चों? ये सभी फील्ड डेंसिटी ज्ञात करने के लिए हो गए। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर थिकनेस कंट्रोल के बारे में लिखना है, और एक जो एम्बैंकमेंट सुपरवाइजर होता है, एम्बैंकमेंट सुपरवाइजर, उसके क्या क्या जॉब्स होती है ये आपको बताना है, ठीक है। कंपैक्शन से रिलेटेड जो एम्बैंकमेंट सुपरवाइजर है उसकी जॉब्स आपको बतानी है। इतना था इस चैप्टर में। इसके बाद आगे बात करें भाई 9वें चैप्टर की, तो 9वें चैप्टर में सॉइल एक्सप्लोरेशन आ जाएगा। सॉइल एक्सप्लोरेशन में क्या क्या पढ़ना होगा? पर्पज एंड नेसेसिटी ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन, ठीक है। इसमें रिकॉनोसेंस पढ़ना है, पेमाइस जिसे कहते हैं हिंदी में। मेथड पढ़ने हैं सॉइल एक्सप्लोरेशन के। इसमें आपको ट्रायल पिट पढ़ना है, ट्रायल पिट पूछा गया पेपर में, ट्रायल पिट इंपॉर्टेंट है। ट्रायल पिट के बाद यहाँ पर बोरिंग पढ़ना है। बोरिंग करते हैं, बोरिंग अलग अलग टाइप की होती है, ऑगर बोरिंग, बॉस बोरिंग, रोटरी बोरिंग, परकशन बोरिंग, ये सभी आपको यहाँ पर पढ़नी है भाई, ठीक है, ब्रीफली डील्ड। यहाँ पर बोरिंग्स के सभी प्रकार पढ़ने हैं, जिसमें ऑगर, वर्स, रोटरी, परकशन, ये 4 तरह की बोरिंग इंपॉर्टेंट है। ये चारों आपको दिए, और एक ट्राई पिट क्या होता है, ट्रायल पिट ये भी देखना है। सैंपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंपलिंग, सैंपलर, दोनों चीज। सैंपलर एक टूल होता है जिसके द्वारा मिट्टी, जमीन में गड्ढा करके मिट्टी से सैंपल निकाला जाता है। मिट्टी से जो सैंपल निकालने की क्रिया होती है उसे सैंपलिंग कहते हैं, और जिस उपकरण के द्वारा जमीन में गड्ढा करके मिट्टी निकालना है उस उपकरण को सैंपलर कहते हैं। तो सैंपलिंग पढ़ना है आपको। अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल पढ़ेंगे, है ना, और इसके अलावा सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ सैंपल पढ़ेंगे, किस टाइप के सैंपल का हमें सिलेक्शन करना चाहिए। डिस्टर्ब एंड रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स पढ़ेंगे, है ना, एरिया रेशियो पढ़ेंगे, इसमें रिकवरी रेशियो ऑफ सैंपल्स पढ़ेंगे, एंड इनके सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। साथ में यहाँ पर नंबर एंड क्वांटिटी ऑफ सैंपल्स पढ़ेंगे, सैंपल की क्वांटिटी और नंबर के बारे में। और यहाँ पर रीसेटिंग पढ़ेंगे। रीसेटिंग के बाद भाई यहाँ पर सीलिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सैंपल्स पढ़ेंगे। इतना कुछ आपको इस चैप्टर में पढ़ना था 9वीं में। इसके बाद एक यहाँ पर प्रेजेंटेशन ऑफ सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट है भाई, ठीक है। इसके बाद 10वां चैप्टर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। बियरिंग कैपेसिटी मतलब धारण क्षमता निकालना सीखेंगे यहाँ पर सॉइल की। इसके फॉर्मूले होते हैं बच्चों, इसमें फॉर्मूले सबसे ज्यादा है। बियरिंग कैपेसिटी के कॉन्सेप्ट है, यहाँ डेफिनेशन एंड सिग्निफिकेंस है। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, अलाउएबल बियरिंग प्रेशर। तो ये जो बियरिंग प्रेशर कहते हैं, बियरिंग कैपेसिटी, तो इन सबके फॉर्मूले हैं बच्चों। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी के भी फॉर्मूले हैं, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी के फॉर्मूले हैं, अलाउएबल बियरिंग प्रेशर है, ठीक है। इसके अलावा गाइडलाइन है, गाइडलाइन ऑफ बीआईएस, बीआईएस की गाइडलाइन, ठीक है, किसके लिए? फॉर एस्टिमेशन ऑफ बियरिंग कैपेसिटी। बियरिंग कैपेसिटी को ज्ञात करने के लिए, एस्टिमेशन करने के लिए जो बीआईएस की, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की गाइडलाइन है ना, वो सब आपको इसमें देखनी है। साथ में बियरिंग कैपेसिटी को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स आपको पढ़ने हैं। यहाँ पर आपको वर्टिकल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट समझना है। वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है सॉइल में फाउंडेशन लोड की वजह से, उसका कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। इसके बाद प्रेशर बल्ब के बारे में पढ़ना है आपको। एप्लीकेशन ऑफ एसटीपी पढ़ना है, एसटीपी के एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट पढ़ना है आपको, ठीक है बेटा। ये सॉइल पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, एसपीटी, सॉइल पेनिट्रेशन टेस्ट। एक अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट पढ़ना है। डायरेक्ट शियर टेस्ट इन एस्टिमेशन ऑफ बियरिंग कैपेसिटी, डायरेक्ट शियर टेस्ट से भी हम बियरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्लेट लोड टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेट लोड टेस्ट। तो आप एक चीज देख रहे होंगे सॉइल मैकेनिक्स में, कुछ चैप्टर्स तो नॉर्मली थ्योरी के हैं, बाकी 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें थ्योरी के अलावा। क्या क्या चीज? एक तो जितने टेस्ट आ रहे हैं ना भाई, आखिर के 3-4 चैप्टर में बहुत ज्यादा टेस्ट है। शियर स्ट्रेंथ में भी खूब सारे टेस्ट है ना, कंपैक्शन में टेस्ट है, ठीक। इसके अलावा जो बियरिंग कैपेसिटी है इसमें टेस्ट है, तो सॉइल में टेस्ट अच्छे खासे हैं, समझ रहे हैं। तो इन सभी टेस्ट को आपको प्रैक्टिकली, कॉलेज में तो खैर प्रैक्टिकल कराए ही जाते हैं, नहीं भी कराए जाते तो मेरे साथ साथ यहाँ प्रैक्टिकली सीखना। मैं इमेज डायग्राम्स की फॉर्म में आपको चीजों को समझाऊंगा, ताकि आपको ऐसा लगे जैसे प्रैक्टिकल चल रहा हो और चीजें इजीली समझ में आ जाए। प्लेट लोड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पेपर में पूछे जाते हैं बार बार। तो सॉइल में ये बिल्कुल ना समझे कि सारी न्यूमेरिकल आएंगे या फिर सारी थ्योरी आएगी नॉर्मल, नहीं बेटा। यहाँ पर जो है आपके टेस्ट भी पूछे हैं, कम से कम 2 से 3 टेस्ट, 10 से 15 नंबर में केवल टेस्ट आएंगे। प्रॉक्टर नीडल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके, ठीक है। इधर बात करें तो प्लेट लोड टेस्ट इंपॉर्टेंट है।
जो आपका सीयर स्ट्रेंथ था, सीयर स्ट्रेंथ के लिए डायरेक्ट सीयर टेस्ट भी और बेन सीयर टेस्ट इंपोर्टेंट थे। ये इंपोर्टेंट 5-6 टेस्ट है, इनको मैं कराऊंगा आप सबको। जब रिवीजन करेंगे तो एक जगह ही हम टेस्ट कर लेंगे, ठीक है? समझ पा रहे हैं भाई? तो ये टेस्ट सब बच्चों को तैयार करने। अच्छा, इसका प्रोसीजर डिटेल सिलेबस में नहीं है, इसमें सिर्फ आपको क्या पढ़ना है इस टेस्ट के बारे में, सिर्फ आपको ये टेस्ट होता क्या है, कैसे करते हैं, थोड़ा बहुत। प्रोसीजर पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा प्रोसीजर डिटेल सिलेबस में नहीं है। नो प्रोसीजर डिटेल्स, प्रोसीजर डिटेल्स बता भी नहीं पाएंगे, बहुत बड़ा होता है, इसलिए केवल इस टेस्ट को बताना है, टेस्ट क्या होता है, क्या इसमें ज्ञात करते हैं, कौन सा उपकरण यूज करते हैं, साइज वगैरह सब बता देंगे, वो सारी चीजें होंगी इसमें, ठीक है? मेन मेन चीज, इसकी लिमिटेशंस बता देंगे। इसमें सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगी भाई, बियरिंग कैपेसिटी पर आधारित। तो जिन जिन चैप्टर में न्यूमेरिकल है ना, वो सिलेबस में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, ठीक है? मेंशन है, जैसे चैप्टर में न्यूमेरिकल है सब में मेंशन है। बियरिंग कैपेसिटी में न्यूमेरिकल है, लिख रखा है, ठीक? वो सिलेबस में भी दिया आपने सही। सीयर स्ट्रेंथ में न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, ठीक है? जिन जिन चैप्टर में न्यूमेरिकल है, प्रॉपर्टीज में न्यूमेरिकल थे वो भी लिखा है। तो जो परमेबिलिटी वाला चैप्टर था ना, उसमें न्यूमेरिकल थे वो भी लिखा है। तो जिनमें न्यूमेरिकल मेंशन है, सिर्फ आपको एक बार इनका ओवरव्यू पीडीएफ से और देख लीजिएगा, ताकि आपको सही से पता चल जाए किस किस चैप्टर में न्यूमेरिकल है। बाकी जब मैं एक एक करके चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो मैं लिख दिया करूंगा कि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल है, इसमें नहीं है। मैं जब पढ़ाऊंगा शुरू में ये चीज लिखा करूंगा, जैसे मुझे 11वां चैप्टर पढ़ाना होगा तो मैं टॉपिक के नाम एक ही जगह लिख दूंगा, ये टॉपिक है इस चैप्टर में, ठीक है? उन टॉपिक में लिख दूंगा किस किस टॉपिक पे न्यूमेरिकल है, किस टॉपिक पे थ्योरी है। और जिनमें टेस्ट भी आएंगे ना, सॉइल के टेस्ट, उन्हें भी लिख देंगे साथ में कि इस पर टेस्ट है। तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी चीजों को समझने में। बिल्कुल बेटा क्लियरिफाई करके पढ़ेंगे चीजों को, ताकि चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती रहे, कहाँ न्यूमेरिकल से, कहाँ टेस्ट है, कहाँ थ्योरी है। तो बहुत इंटरेस्ट के साथ चीजें पढ़ना आसान हो जाएगा। फाउंडेशन इंजीनियरिंग में आपको सैलो और डीप फाउंडेशन के कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे। सैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन। सैलो मतलब उथली नीम और डीप मतलब गहरी नीम। उथली नीम मतलब कम गहरी नीम, कम गहरी का मतलब जिसकी गहराई चौड़ाई से कम हो या बराबर हो जाएगी आपकी सैलो फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन गहरी नीम होते हैं जिनकी गहराई चौड़ाई से ज्यादा हो, डीप फाउंडेशन। इसमें पाइल फाउंडेशन पढ़ते हैं डीप में। टाइप ऑफ सैलो फाउंडेशन, सैलो फाउंडेशन के टाइप पढ़ेंगे जिसमें कंबाइंड फुटिंग आएगा, आइसोलेटेड फुटिंग आएगा, स्ट्रिप फुटिंग आएगा, मेट आएगा इसमें, है ना, और इनकी सुटेबिलिटी आएगा। फैक्टर अफेक्टिंग द डेप्थ ऑफ सैलो फाउंडेशन, सैलो फाउंडेशन की डेप्थ को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। फिर डीप फाउंडेशन पे आ जाएंगे जिसमें पाइल फाउंडेशन आएगा आपका, टाइप ऑफ पाइल पढ़ेंगे, उनकी सुटेबिलिटी पढ़ेंगे, पाइल क्लासिफिकेशन देखेंगे मटेरियल के आधार पर, है ना, पाइल के ग्रुप देखेंगे, पाइल कैप देखेंगे। तो आपको यहाँ पर पढ़ना है भाई इतना कुछ, किसमें 11वें चैप्टर में फाउंडेशन इंजीनियरिंग में। बस सैलो और डीप फाउंडेशन है, सैलो फाउंडेशन के प्रकार और डीप फाउंडेशन के प्रकार। डीप फाउंडेशन में आपका पाइल फाउंडेशन आ जाएगा, इतना पढ़ना है, ठीक है? हाँ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बिल्कुल होगा बेटा, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में था, बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट चैप्टर आपका ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स। इनसे डिप्लोमा के पेपर में क्वेश्चन वैसे बहुत रेयरली बनते हैं, छोटा सा चैप्टर है भी। इसमें प्री लोडिंग पढ़ना होगा आपको, बाइब्रो कंपैक्शन पढ़ना है, स्टोन कॉलम्स पढ़ना है, सॉइल नेलिंग पढ़ना है, ग्राउटिंग पढ़ना है ना, सैंड ड्रेन पढ़ना है, ठीक है भाई? बस इतना पढ़ना है आपको, बस। बाकी तो पहले चैप्टर से आगे तो मैं आपको कल से पढ़ाऊंगा। यहाँ तक था सिलेबस, इतना सिलेबस था आपका, क्लियर? तो यहाँ पर हमने सॉइल मैकेनिक्स का सिलेबस भी देख लिया है। इसका मैंने जो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग था ना बच्चों, उसका लेक्चर भी इंपोर्ट कर दिया आपके कोर्स के अंदर, पीडीएफ भी डाल दिया है। इसका लेक्चर और पीडीएफ भी डाल दिया जाएगा सिलेबस का। तो यहाँ तक तो हमने इन सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस किया है। कल से हमारी वास्तव में पढ़ाई स्टार्ट होगी, ठीक है? बट आप ओल्ड लेक्चर से मत लिखिएगा नोट्स को, ठीक है? अगर लिख लिए आपने तो कोई बात नहीं, वहां से आगे नए लेक्चर से लिखिएगा। जो ओल्ड लेक्चर दिए गए थे वो सिर्फ इसलिए दिए गए थे कि जैसे कभी अगर आपके न्यू लेक्चर किसी कारण से किसी दिन छुट्टी हो जा रही है तो उस दिन उस चैप्टर को आपको पता तो रहेगी आगे क्या आने वाला है, तो उस दिन आप जो है अपना ओल्ड लेक्चर से